Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine and enjoying your lectures. We have completed our unit number 5, Daffodils. Now we are here with its exercise. Let's begin it. Theme. Theme is the most important thing, and theme means the central idea of the poem. We probably have moments in our life, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं that we reply in our memory images, जिनको हम अपनी याद में यानी अपनी मेमोरी में दोबारा चलाते हैं. To which photographs or videos can do justice, जिनके साथ तस्वीरें और हमारी वीडियोस इंसाफ नहीं कर सकती, बिकॉज दे कैन कैप्चर आवर फीलिंग्स, क्योंकि वो हमारे एहसासात और जज्बात को तो कैप्चर नहीं कर सकती ना. पिक्चर में आपका चेहरा आ सकता है लेकिन आपकी फीलिंग्स शो नहीं हो सकती. इन दिस पोएम इस नज़्म में विलियम वर्ड्सवर्थ कैप्चर्स बोथ द इमेजेस एंड फीलिंग्स कंसर्न टू अ स्पेशल मोमेंट इन हिज लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी के ख़ास लम्हे के बारे में इमेजेस और फीलिंग्स दोनों को कैप्चर करता है, उन दोनों का अहाता करता है. द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू नेचर. ये फितरत को एक खराज तहसीन है एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस इन ऑल इट्स ग्लोरी, और इसके सारे शान शौकत का इजहार है, यानी कि अपनी पूरी ग्लोरी के साथ इसका इजहार कर रही है. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, ये ना सिर्फ दिलकश और मशहूर कुन खूबसूरती को पेश कर रहा है फितरत की, but also the purifying and enduring impact of it on human beings, बल्कि इंसानों के ऊपर जो इसका पाकीज़ा बर्दाश्त कुन असर है उसको भी ये प्रेजेंट कर रही है. थीम बहुत खूबसूरत है इसका. नेचर है, नेचर का इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और इमेजरी का इस्तेमाल है. Here is glossary, some words and their synonyms or explanations. Fluttering, moving in the air, flying, इधर उधर फिरना. लाइक फ्लटरिंग अगर फ्लावर्स के हिसाब से देखी जाए तो उनकी मूवमेंट हवा में जो थी. ग्ली, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी. होस्ट, इन लार्ज नंबर, बड़ी तादाद में. जसन, हैप्पी, खुश. ट्विंकल, शाइन विद द लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट एंड फ्रॉम फेंट टू ब्राइट, यानी मध्यम से तेज़ होना और तेज़ से मध्यम हो जाना, चमकना. पेंसिव, थॉटफुल, पुरसोच. सॉलिट्यूड, प्लेजेंट लॉनलीनेस, ऐसी तन्हाई जिसमें आप उदास नहीं होते. नाउ here is a comprehension of this poem. Answer the following questions. What is the central idea of the poem? इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? जो थीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें से आप लिख सकते हैं. In this poem, William Wordsworth captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and its manifestations in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on human beings. This is the central idea of the poem, and we have already discussed it in the theme. Now question number 2. What do the daffodils represent in the poem? Daffodils किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं इस नज़्म में? In the poem, the daffodils represent the beauty of nature. ये फितरत की खूबसूरती की नुमाइंदगी करते हैं. The glowing, dancing and cheery sight keeps the mind and heart captured. ये जो इतना चमकता हुआ, नाचता हुआ और खुश किस्म का खुशकुन एहसास जो है, उसका जो मंजर है डैफोडिल्स का, वो आपके ना सिर्फ दिमाग बल्कि आपके दिल को भी कैप्चर करता है. Furthermore, मज़ीद ये कि the daffodils also represent various other qualities of nature. ये फितरत की कुछ और खूबियों के बारे में भी बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, such as hope, peace and joy. उम्मीद, सुकून और खुशी. Question number 3. What wealth do memories of the scene give to the poet? अब ये जो सीन था वो किस किस्म की दौलत देता है? उस सीन की मेमोरीज़ ने, याददाश्त ने शायर को किस किस्म की दौलत से नवाजा?
Memories of the scene give wealth of natural beauty, spiritual joy and pleasure to the poet. अब इस सीन की जो मेमोरी थी, सीन की जो याद थी, उसने कौन सी दौलत दी? फितरती खूबसूरती की, रूहानी खुशी की। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी मटीरियलिस्टिक एज में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम इस स्पिरिचुअल जॉय और नेचुरल ब्यूटी के लिए तरस गए हैं। क्यों? वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टे। हम अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतने उलझ चुके हैं कि नेचुरल ब्यूटी को फील करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। फील तो दूर की बात, हमारे पास इसको देखने का भी टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। जो एक रिदम, एक मेलोडियस इम्पैक्ट शो करते हैं, उन वर्ड्स के बारे में लिखें। फ्लटरिंग, डांसिंग, स्ट्रेस्ड, टॉसिंग, वेव्स, स्पार्कलिंग, gaze, show, flash, bliss, pleasure, daffodils, heighten the sound effect in the poem। ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो ये इफेक्ट शो करते हैं। नंबर 5, हाउ हैज़ अ पोएट heightened the impact of the poem by using the figurative language। अच्छा, figurative language is the most important use of language in the poetry। अगर वेस्टर्न्स की बात की जाए या ईस्टर्न पोइट्स की भी बात की जाए, चाहे वो उर्दू के शायर हैं, चाहे वो फ़ारसी के शायर हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के शायर हैं, उन सब ने अपनी शायरी में फ़िगरेटिव लैंग्वेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ये वो लैंग्वेज होती है जो आपकी पोइट्री को चार चाँद लगा देती है। जैसे इमेजरी हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, उसके बाद मेटाफर है, सिमिली है, बेशुमार टर्म्स हैं। लेकिन इस पोएम में 3 से ज़्यादा टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक मेटाफर का, एक सिमिली का और एक पर्सोनिफिकेशन का। सो द पोएट हैज़ यूज्ड सिमिलीज एंड मेटाफर्स इन द पोएम। सिमिली और मेटाफर का तशबीह और इशारे का इस्तेमाल किया गया। द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोइट्री एनहांसेस द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द पोएम। जब पोइट्री में फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है तो ये उसकी दिलकशी और ख़ूबसूरती को बढ़ा देती है। Number 1 is simile. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar। अच्छा, दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को कंपेयर करने के लिए सिमिली का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक like और एक as। फॉर एग्ज़ाम्पल, her eyes twinkled like stars। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकी। अब सितारों का और आँखों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों डिससिमिलर हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बट हम इनको कंपेयर करने के लिए सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी वॉज एज बिजी एज अ बी। वो एक शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़ थी। अब एक इंसान का और एक शहद की मक्खी का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जितनी मसरूफ़ शहद की मक्खी होती है सारा दिन शहद कलेक्ट करने के लिए, उसी तरह से वो भी मसरूफ़ थी। तो ये कंपैरिजन हो रहा है दो डिसिमिलर चीज़ों के लिए। मेटाफर, if we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using metaphor। Metaphor is also a direct comparison। Simile indirect comparison है और metaphor direct comparison है। He proved a lion in the fight। वो जंग में एक शेर साबित हुआ। अब इंसान शेर नहीं होता है, वो शेर जैसा बहादुर होता है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज़ मेटाफर। हिज हार्ट इज़ रेड रेड रोज। उसका दिल एक सुर्ख सुर्ख गुलाब है, हालांकि दिल सुर्ख गुलाब नहीं हो सकता। तो ये मेटाफर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश पोइट्री में इमेजरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर देखा जाए तो जॉन कीट्स जैसा शायर भी इमेजरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। लाइक उसकी इमेजिनेशंस में जाके वो अपनी क्या खूबसूरत ओड्स उसने क्रिएट की हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल ओड इज़ ओड टू अ नाइटिंगेल। सारी इमेजिनेशंस के ऊपर बेस करती है। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste and sound। इमेजरी क्या होती है? हम जब कोई किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस राइटर के अल्फाज का असर होता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं वही हमारे दिमाग में उसकी
तस्वीरें बन रही होती हैं, इमेजेस उसके बन रहे होते हैं, ज़हन में मेंटल इमेजेस बन रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मेंटल इमेजेस कैसे बन रहे होते हैं, वो शायर या उस मुसन्निफ़ की वजह से बनते हैं। अब जैसे डैफोडिल्स है, उसमें उसने क्या किया, टच नहीं किया फ्लावर्स को, स्मेल नहीं कर रहा था, टेस्ट भी नहीं किया, वो उनको देख रहा था, विजुअल सीन था उसका। तो उसने विजुअल इमेजरी इस्तेमाल की है, यानी कि शायर ने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा, फिर अपने माइंड में उसके इमेजेस को लेकर आया। इसी तरह से जब कोई रीडर ये पोएम पढ़ता है तो उसके माइंड में वो झील भी आ जाती है, दरख्त भी आ जाते हैं, और वो डैफोडिल्स का बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स भी उसके माइंड में आ जाते हैं। Here are some examples. There are some kinds of imagery: visual, auditory, smell, taste, touch. ये सारी की सारी 5 आपके सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। यानी आपने 5 हिस्सों के बारे में पढ़ा हुआ है ना। आइज विजुअल के लिए, ईयर्स ऑडिटोरी के लिए, नोज़ स्मेल के लिए, टंग टेस्ट के लिए, हैंड्स टच के लिए। तो आपने जो 5 सेंसेस पढ़ी है ना, तो ये वही चीज़ है। विजुअल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। जब आप डार्क फॉरेस्ट में, एक तारीक जंगल में इतने ज़्यादा लंबे लंबे दरख्त देखते हैं, बड़े बड़े दरख्त देखते हैं, घना जंगल होता है। ऑडिटोरी, द रस्टलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की खड़खड़ाहट, ये आप सुनते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते हैं। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू जो आप सूंघते हैं। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, माल्टे जो मीठे होते हैं और उनमें रस भरा होता है। टच, रग्ड एंड रफ बात, जो नामवार सा और बिल्कुल रफ सा रास्ता जो होता है वो। तो हम बात करेंगे कि पोइट ने किस किस्म की यूज़ की है। ऑडिटोरी नहीं थी, स्मेल भी नहीं थी, टेस्ट भी नहीं था, टच भी नहीं था, तो ये विजुअल इमेजरी थी। In daffodils, similes are used in stanza 1 and 2. Can you tell what two things are compared in each of these stanzas? इन दोनों में कौन सी 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है? Number 1, in the first stanza, पहले stanza में I is compared with the cloud. I cloud के साथ कंपेयर किया गया। In the second stanza, daffodils are compared with the stars, कि वो इतने न्यूमरस थे जितने के सितारे। There is only one simile in each stanza. हर stanza में सिर्फ एक ही simile का इस्तेमाल था। Now, pick out one example of personification from the poem. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि what is a personification. Personification का मतलब होता है कि when you give a human quality to a non-living thing. जब आप इंसानी खूबी किसी बेजान चीज़ को दे देते हैं, जैसे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब झूमना और हवा में नाचना, अब झूमने की और नाचने की क्वालिटी तो इंसानों की होती है, लेकिन यहाँ पे डैफोडिल्स झूम रहे थे और नाच रहे थे हवा में। तो बेसिकली पोइट ने डैफोडिल्स को ह्यूमन क्वालिटी दी, एंड दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। The waves beside them danced. अब लहरें कभी डांस तो नहीं करती ना, लहरें तो स्मूथली मूव करती हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है ना, उसको उसने डांस कह दिया। तो इसका मतलब है ये भी पर्सोनिफिकेशन है। In the first line, daffodils have been personified. In the second line, waves have been personified. Here is a list of few simile, metaphors and personifications. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor and P for personification. लीजिए जनाब, हमारे पास कुछ sentences हैं and we have to find out simile, metaphor and personification. Time is money. रुपया जो है वो तो एक सेपरेट से चीज़ है, लेकिन वक्त कीमती होता है, वक्त कीमती है। मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। As busy as a bee, सिंपल, एज का इस्तेमाल है। सिमिली, द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर विंड विस्पर्ड, अब ये देखें, हवा कभी भी विस्पर नहीं करती। अगर हवा विस्पर करती है तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ।
ये तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, और ह्यूमन क्वालिटी जब आप दे देते हैं तो इसका मतलब है ये पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पी है, यानी पर्सोनिफिकेशन है। नाउ एज जेंटल एज अ लैम्ब, ये सिमिली है क्योंकि इसमें एज का इस्तेमाल हुआ है। द सॉरी इंजन रीच्ड इट्स डेथ कफ, मरते हुए इंजन ने यानी ख़राब इंजन ने अपनी आखिरी बार खांसा। अब खांसना जो है वो तो इंसानों की क्वालिटी है ना भाई, इंजन कब से खांसने लगे? तो जब हमने इंसान की क्वालिटी एक बेजान चीज़ को दे दी तो इसका मतलब है ये पर्सोनिफिकेशन है। द हार्ट ऑफ लाइन, शेर का दिल, ये हमारे पास मेटाफर है। द एप्पल ऑफ माई हार्ट मेटाफर है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, सिमिली है, इसका इस्तेमाल है। ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर, अब ग्रास कभी भी बेगिंग नहीं करती, कभी भी भीख नहीं मांगती, तो ये काम भी इंसानों का ही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। एज वॉइस एज एन आउल, एक उल्लू की तरह अक्लमंद, ये हमारे पास सिमिली है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो मेटाफर। एज ब्लैक एज अ क्रो। नाउ अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, लाइन्स हैं, फ्रेजेस हैं जो इमेजरी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी हमें इमेजरी के बारे में बताते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, continuous as the stars that shine, tossing their hats in sprightly dance. The waves beside them danced. They flash upon that inward eye and dances with daffodils. ये वो तमाम लाइन्स हैं जो इमेजरी शो कर रही हैं। Which imagery the poet refers to in the poem? The poet refers to visual imagery in the poem, क्योंकि उसने सीन को देखा था, तो ये हमारी visual imagery थी। Now vocabulary, use a thesaurus. Thesaurus is also basically a kind of dictionary. 3 more synonyms of the following words: saw, glance, gaze, behold, look, stare. ये सारे इसके synonyms हैं saw के। shine, twinkle, sparkle, beam, blink, glisten, ये इसके फर्दर मीनिंग्स हैं। शाइन चमकना, इन सब का मतलब चमकना है। saw देखना, इन सब का मतलब देखना है। connotation, connotation means the attitude and feeling, attitude और feeling associated with a word। एक word जब किसी attitude और feeling को show करता है as opposed to its literal meaning, उसके लफ्ज़ी मतलब के बरक्स, यानी कि डिक्शनरी में उसका मतलब जो भी है, जब उसके साथ एक ख़ास फीलिंग और एटीट्यूड को अटैच कर दिया जाता है तो उसको कॉनोटेशन कहते हैं। एंड कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर 2 वर्ड्स, सॉलिट्यूड एंड लोनली। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब भी होता है तन्हाई, और लोनली का मतलब भी होता है तन्हाई। लेकिन सॉलिट्यूड ऐसी तन्हाई होती है जिसमें कोई उदास नहीं होता, एक प्लेजेंट लोनलीनेस होती है। लेकिन लोनली, अकेला, तन्हा, ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग वर्ड है। तो सॉलिट्यूड हमारे पास पॉजिटिव कॉनोटेशन है और लोनली हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन है। सो स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। गेज एंड स्टेयर, गेज का मतलब होता है नज़र जमा कर देखना, फिक्स्ड लुक जो होती है, और स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूरना। गेज पॉजिटिव के मायनों में आएगा और स्टेयर नेगेटिव के मायनों में आएगा। किसी को आप घूरेंगे तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अगर आप किसी को नज़र भर के एक मर्तबा देख लें तो वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा। शाइन एंड ग्लेयर, अब शाइन का मतलब होता है चमकना और ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना। तो चमकना तो हमारे पास पॉजिटिव सेंस है और ग्लेयर हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाएगी। होल्ड नेगेटिव, कलेक्ट पॉजिटिव। कैसे? अब दोनों का मतलब है ज़ख़ीरा करना और जमा करना। ज़ख़ीरा करना, जमा करना चीज़ तो एक ही है लेकिन सेंस ज़रा डिफरेंट दे रही है। जमा करना किसी चीज़ को कलेक्ट किया जा रहा है ना, पॉजिटिव है। अब होल्ड जो है वो ज़ख़ीरा है, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, कोई फसल है, गंदम ज़ख़ीरा कर लेना और फिर जब वो महंगी हो जाए तो फिर बाज़ार में बेचना। तो इस वजह से कलेक्ट पॉजिटिव है।
यूज द वर्ड्स इन एक्टिविटी सी इन योर सेंटेंसेस। एक्टिविटी सी में जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं उनको आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्लटरिंग द फ्लावर्स आर फ्लटरिंग इन द ब्रीज, इसका मतलब होगा कि फूल हवा में झूम रहे हैं। वेव्स वेव्स वर डांसिंग बिसाइड डैफोडिल्स, लहरें डैफोडिल्स के साथ नाच रही थी, यानी सिर्फ वो नाच रहे थे और इस तरफ लहरें नाच रही थी। ग्रामर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सिलेबस। हियर इज कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन से पहले कुछ दूसरी काइंड्स पढ़ी थी, आज हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे। अ सिंगुलर नाउन सच एज कमिटी और टीम that refers to a group of people, animals or things is called collective noun. Collective के वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि ये कलेक्शन है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का मजमुआ है। अब कमेटी और टीम सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये शो एक ग्रुप को करते हैं, ठीक है। तो हर वो वर्ड जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को शो करता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्राउड, अब क्राउड की बात की जाए तो ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी की बात की जाए तो कलेक्टिव नाउन है। पुलिस की बात की जाए तो कलेक्टिव नाउन है। क्लास की बात की जाए तो ये भी कलेक्टिव नाउन है, यानी क्योंकि ये सारे ग्रुप्स को शो करते हैं बेसिकली। Crowd in this poem refers to a collection or large number of daffodils. So crowd is also a collective noun. Which collective noun means a collection of ships? जब बड़ी जहाज़ों की कलेक्शन होती है उसको फ्लीट कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, तो जहाँ पर एक सिंगर्स का ग्रुप होता है, या तो वो बैंड कहलाता है जो आजकल लोग कहते हैं, या वो कोरस होता है। कोरस पहले ज़माने में कहा जाता था, तो अब ज़्यादातर बैंड का वर्ड इस्तेमाल होता है। कलेक्शन ऑफ कैटल, हर्ड कहते हैं उसको, जिसमें बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया जाता है। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की कलेक्शन को आर्मी कहा जाता है। सो and the next topic, prepositions. Prepositions क्या होती हैं? A preposition is a word which expresses relationship of a noun or a pronoun to other words of the sentences. जुमलों में जो दूसरे अल्फाज होते हैं उनको किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए, उनके रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए preposition का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in, on, up, beneath, under, near, around, below, off, to, onto, after, towards, about, inside, outside। ये तमाम prepositions हैं जो different ways में use की जाती हैं। I'm going to Canada, मैं कनाडा जा रही हूँ। The present is inside the box, तोहफा बॉक्स के अंदर है। inside और to दोनों prepositions हैं। They have gone out of the town, वो टाउन से बाहर जा चुके हैं। अली थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, अली ने तालाब में एक पत्थर फेंका। आउट, ऑफ, इनटू, ये सब prepositions हैं। preposition ऑफ प्लेस, अब preposition की भी ना कुछ एग्जाम होती है, उनमें से एक किस्म हम आज पढ़ेंगे। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्लेस बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक नाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के साथ क्या बताया जा रहा है? रिलेशनशिप ऑफ प्लेस, जगह बताई जा रही है, जगह का जो ताल्लुक है ना वो बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हियर आर सम prepositions ऑफ प्लेस: ओन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, अप, डाउन, क्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको preposition ऑफ प्लेस बताते हैं। He is at home, वो घर पर है। He came from Karachi, वो कराची से आया। The police broke into the house, पुलिस घर में दाखिल हुई। I live across the river, मैं दरिया के पार रहता हूँ या रहती हूँ। तो ये तमाम prepositions हैं जो होम को बाकी हिस्से से मिला रही हैं, कराची को केम्प से मिला रही हैं, द हाउस को पिछले पार्ट से मिला रही हैं, और द रिवर को भी I live से मिलाया जा रहा है। So underline prepositions of place in the poem: on, at, beside, in, with, along, beside, beneath। ये सारी prepositions हैं जो preposition of place को show करती हैं।
यूज़ द फॉलोइंग prepositions इन sentences of your own। अब इन्हीं prepositions को आपने अपने sentences में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको इससे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट ट्राई कीजिएगा कि यू शुड मेक योर ओन सेंटेंसेस, बिल्ड योर ओन सेंटेंसेस। आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करें, आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं। यहाँ पर जो आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ये सिर्फ आपको बताने के लिए और समझाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस इसको रट लेंगे और पेपर में जाकर लिख कर। इस तरह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इन्हांस नहीं होंगे। सो ट्राई टू इन्हांस योर वोकैबुलरी एंड योर क्रिएटिविटी। सो prepositions and sentences behind पीछे। The ball was behind the tree। गेंद दरख्त के पीछे था। Beside साथ। He is sitting beside me। वो मेरे साथ बैठा हुआ है। Next to अगला। His home is next to it। उसका घर अगला है। Under नीचे। Cat is sitting under the chair। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। Over ऊपर। She looked at him over the top of her glasses। उसने अपने ग्लासेस के टॉप से उसकी तरफ देखा। Along, she is walking along the road के साथ, यानी वो रोड के ऊपर चल रही थी। Across, we took a ferry across the river। हमने दरिया पर एक फेरी ली। फेरी पहले एक शिप टाइप होता था, लाइक छोटी सी कश्ती। स्टूडेंट्स, आप प्रपोजिशन का इस्तेमाल तो सीख ही गए होंगे। हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट द सेंटेंसेस। लेट्स सी इट। हियर आर सम कंजक्शंस। कंजक्शंस जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये लफ्ज़ों को जोड़ती हैं और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस की दो किस्में हैं हमारे पास इसमें। बेसिकली होती नहीं है दो, तीन होती हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन में सिर्फ दो हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करती हैं? दीज कंजक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। एक जैसे सेंटेंसेस को ना आपस में ज्वाइन करती हैं। बट, और, नॉर, ईदर, ऑल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हेंस। ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम दो एक जैसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दीज कंजक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। अब यहाँ पर दोनों इक्वली रैंक में नहीं आते। यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो पहले वाले सेंटेंस का हिस्सा बेकार हो जाएगा। बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो। अब ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस। He ran fast, he missed the train. Wait, filling the blanks with appropriate conjunctions। अब यहाँ पर आपको conjunctions का इस्तेमाल करना है। He ran fast, but he missed the train. Wait till I return। Work hard or lest you should fail। I did not come because you did not invite me। You will get a prize if you deserve it। तो but, till, or, lest, because, if, ये सारे आपके पास conjunctions हैं। Next, use any 5 coordinating conjunctions and any 5 subordinating conjunctions in sentences of your own। Conjunctions देखते हैं। Neither, he neither came nor helped me। ना तो वो आया और ना ही उसने मेरी मदद की। However, he refused to go with me। However, he guided me the path। उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया, ताहम उसने मुझे रास्ते की रहनुमाई कर दी। And her favorite colors were purple and red। उसके पसंदीदा रंग जामुनी और सुर्ख थे। Nor, she doesn't like कॉफ़ी, नॉर डज शी लाइक टी। ना तो उसको कॉफ़ी पसंद है ना चाय। सो ही वॉज लेट फ्रॉम स्कूल, सो ही टुक अ शॉर्टकट। वो स्कूल से लेट हो चुका था इसलिए उसने शॉर्टकट यानी मुख्तसर रास्ते के बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक। क्लास की पिकनिक उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सिंस ही डजेंट गो
स्काइंग एनी मोर, वो स्काइंग के लिए मज़ीद नहीं जा सकता, वो नहीं जाता। सिंस ही हैड द एक्सीडेंट, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्काइंग के लिए नहीं जाता। ये दैट इज़ बेसिकली अ गेम। आफ्टर द हाउस वॉज अ मेस आफ्टर द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट। पिछली रात जो हमने एक पार्टी की थी उसकी वजह से उसके बाद बहुत ज़्यादा मेस हो गया। नहीं, हर चीज़ मेसी हो गई, बिखर गई। when the door bell rang I quickly opened the door। जब दरवाजे की घंटी बजी मैंने फ़ौरन जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। until spring arrives we have to be prepared for more snow। जब तक मौसम बहार नहीं आ जाता हमें अपने आप को मज़ीद बर्फ़ के लिए तैयार रखना चाहिए, यानी रखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शंस का टॉपिक क्लोज हुआ। हमने कलेक्टिव नाउन सीखे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम सीखी, सब ऑर्डिनेटिंग और दूसरी कंजक्शन का इस्तेमाल सीखा। नाउ हियर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ब, यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। सबसे पहले ये देखने कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। फॉर्म ऑफ वर्ब होती है पार्टिसिपल, लेकिन उसका फंक्शन वर्ब के तौर पे नहीं होता बल्कि एक एडजेक्टिव के तौर पर होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। फर्स्ट करें कि आपके पास एक फॉर्म है रेनिंग। अब रेनिंग जो है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब यहाँ पर रेनिंग का वर्ड तो आपने फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमारे पास आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी। द laughing lady, the falling temperature, द स्टिंगिंग रिमार्क। अब laughing, falling, stinging जो है ये तीनों की तीनों आईएनजी फॉर्म्स हैं, लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रही है? लेडी को, टेम्परेचर को, रिमार्क को, नाउन्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएनजी फॉर्म ना सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होती है, एज अ वर्ब इस्तेमाल होती है, बल्कि इसको एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इट डजंट नेसेसरी कि आप एक वर्ड को सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फिनेटिव है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है, एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, और एज अ वर्ब तो वो इस्तेमाल होता ही है। तो ये डिपेंड करता है उस पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन के ऊपर। द पास्ट पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी। अब रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसके आखिर में सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हुए ईडी का इजाफा होता है, लेकिन इसी सेकंड या सेकंड नहीं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। द टायर्ड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वॉज। अब टायर्ड, इंजर्ड और क्रैक्ड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं जो डांसर, प्लेयर और वॉज को मॉडिफाई करता है। However, irregular verbs have various past participles endings such as thrown, ridden, built and gone। अब रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब दोनों की थर्ड फॉर्म होती है। तो पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म में भी है और हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स भी हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल जो हैं वो डिफरेंटली ख़त्म होते हैं, जैसे थ्रू, थ्रू, थ्रोन, राइड, रोड, रिडन, बेल्ट, गो, वेंट, गोन। तो ये सारी फॉर्म्स आपके सामने हैं। अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही वॉज सो शॉक्ड आफ्टर द एक्सीडेंट दैट ही कुडंट स्पीक। अब यहाँ पर हमारे पास पार्टिसिपल क्या होगा? ही वॉज शो कर रहा है कि ये पास्ट है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर शॉक्ड ही ऐसा वर्ड है जो ईडी फॉर्म में भी है और पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। A galloping horse scared the child, scared। अब ये भी थर्ड फॉर्म लग रही है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? हॉर्स को देख लेते हैं, गैलोपिंग हॉर्स। तो गैलोपिंग जो है यहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
I don't want that burnt toast. burnt toast. burnt जो है वो थर्ड फॉर्म, past participle. Don't be frightened, that dog doesn't bite. Don't be frightened. Frightened, past participle. The lorry was carrying stolen goods. Carrying, present participle ing. Everybody was excited preparing the things for the trip. Everybody was excited. Was excited अब ये थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर ये पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल नहीं है, बल्कि हमारे पास इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्रीपेयरिंग से. If the children are bored, why don't you take them to the park? Are bored, why don't you take them to the park? अब यहाँ पर bored जो है वो past participle के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. Make 5 sentences using present participles and 5 sentences using past participle. Let's see some sentences. Singing, I heard someone singing. मैंने किसी को गाते हुए सुना. Walking, he saw his friend walking along the road. उसने अपने दोस्त को सड़क के साथ साथ वॉक करते हुए, यानी चहलकदमी करते हुए देखा. Burning, I can smell something burning. मैं किसी चीज़ को जलते हुए सूंघ सकता हूँ. Flying, I watched the birds flying away. मैंने परिंदों को उड़ते हुए देखा. Shopping, she went shopping. शॉपिंग पे गई. Ruined, the ruined building shocked us. तबाहशुदा इमारत ने हमें शॉक कर दिया, हमें हैरान कर दिया. Bored, the bored students were taken to the playground. जो बच्चे बोर हो चुके थे उन्हें प्लेग्राउंड में ले जाया गया, खेल के मैदान में ले जाया गया. Excited, we feel excited at your success. हम आपकी कामयाबी पर बहुत एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, बहुत पुरजोशी गर्मजोशी महसूस करते हैं. Cracked, the cracked was still captivated. Cracked का मतलब होता है दरारें पड़ जाना, जैसे किसी को स्क्रैच टाइप हो जाता है, लाइनें आ जाती हैं शीशे में ख़ास तौर पर, तो वो अभी भी संभाल के रखा गया था, उसमें क्रैक्ड वॉज था वो. बटन, वंस बटन वॉइस शाई. इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है. हमारे पास लेसन का एंड है. वी हैव सक्सेसफुली completed our unit number 5 exercise. I hope you have learned many new things, especially regarding your grammar. Please do more and more practice of it. We will end our session today with the hadith. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमराती. जहन्नुम की आग से बचो ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही को सदका व खैरात करके बच सको. Dear students, that is quite necessary to give सदका. सदका आपको बहुत सारी वबाओं से, बलाओं से, आफतों से बचा लेता है. सदका आपको अल्लाह ताला के गज़ब से बचा लेता है. तो अगर आप ये चाहते हैं कि अपने आप को जहन्नुम की आग से महफूज रखें तो प्लीज़ सदका दें, चाहे वो एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो. बहुत शुक्रिया आप. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.